तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की इस कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप सभी को आज हैप्पी धनतेरस और दिवाली की भी अभी से अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, मुबारक। लेकिन एहतियात से दिवाली मनाएं। एक तो दिल्ली और आसपास में पॉल्यूशन की जो हालत आप समझ सकते हैं, वैसे भी पटाखों की बिक्री पर रोक है। ग्रीन पटाखों की बात हो रही है। हालांकि आजकल के बच्चे बड़े होशियार हैं, स्कूल से ही इनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो भी पटाखे के लिए ज़्यादा ज़िद नहीं करते, बल्कि उल्टा ये है कि बड़े लोग ज़्यादा कानून तोड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ ना करें। और कोरोना को भी अभी लापरवाही से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हम हर दिन करीब 10,000 से ज़्यादा केसेस हिंदुस्तान में हैं। तो फेस्टिवल को उसी हिसाब से एहतियात बरतते हुए मनाएं, अच्छे से मनाएं, सब खुश रहें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको एक और एंटीलिया केस में सबसे बड़ा शिकार जो हुआ, अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, एक्स गृह मंत्री। आपको याद हो गया, एंटीलिया की साजिश शुरू हुई, उसके बाद जांच अधिकारी मतलब केस के आईओ सचिन वाजे पहले जेल गए, फिर उनके गुरु प्रदीप शर्मा जेल गए। इस केस में जो एक कह रहे थे जिसकी गाड़ी थी मनसुख हिरेन, कत्ल हो गया। उसके बाद 3 और पुलिस वाले जेल गए, कुल मिलाकर 10 लोग गए। फिर परमवीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उनकी कुर्सी गई और अब तो वो खुद ही भागे हुए हैं, उनको भगोड़ा कहा जाने लगा है। और अब सबसे बड़ी मछली यानी कि स्टेट के होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के उस वक्त के अनिल देशमुख, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। कल लंबी पूछताछ की 10-12 घंटे और उसके बाद अरेस्ट किया। 100 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया था परमवीर सिंह ने। आपको याद होगा, वो एक 100 करोड़ का बम छोड़ा था और उन्होंने कहा था कैसे मुंबई पुलिस से उगाही की जाती है। इसी सिलसिले में ईडी ने कुछ कागजात और बाकी चीज़ जाँच की और कहा कि सहयोग नहीं कर रहे हैं। और आखिरकार महाराष्ट्र के एक्स होम मिनिस्टर अब कस्टडी में 6 दिन तक ईडी पूछताछ करेगी, यानी उनकी दिवाली जो है वो हिरासत में बनेगी। तो ये तो अपडेट। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। शायद मैं पक्का नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जितनी रिसर्च की उसमें मुझे जानकारी नहीं मिली, लेकिन हो सकता है हिंदुस्तान में कत्ल का शायद ये पहला और इकलौता मामला होगा जिस तरीके से कत्ल हुआ है। कोरोना ने हम सबको ऑक्सीजन की अहमियत बताई। कोरोना काल ने हमें बताया कैसे हम लोगों ने देखा एक सिलेंडर के लिए लोग तड़प रहे थे, तरस रहे थे, भाग रहे थे एक आईसीयू बेड के लिए। और उस वक्त ज़्यादातर लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन वाकई है क्या, कितनी ज़रूरी चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने जो जुर्म करते हैं, इस ऑक्सीजन को भी अपना हथियार बना लिया और इस ऑक्सीजन के नाम पर कैसे नाइट्रोजन गैस से एक नहीं 2-2 कत्ल करता है। इस केस में, इस कहानी में कातिल, आज की कहानी वही है। कहानी भटिंडा की है। एक टीचर पेशे से, पढ़ा लिखा शख्स, जो नवनिंदर प्रीत नाम जिसका, इसकी सगाई होती है एंगेजमेंट छपिंदर पाल से। और भटिंडा की रहने वाली थी छपिंदर पाल, जिसका निक नेम था सोनू, और पटियाला का रहने वाला था नवनिंदन प्रीत। तो इन दोनों की शादी सगाई जो है 2020 में हुई। शादी होनी थी, बीच में कोरोना आ गया, लेकिन नवनिंदर लगातार शादी की डेट आगे बढ़ाता रहा। सोनू के घर वाले चाहते थे जल्द से जल्द शादी हो जाए, लेकिन नवनिंदर लगातार एक डेट देता, फिर 2 देता, डेट बढ़ता गया। आखिरकार फिर वो 20 अक्टूबर इसी साल, अभी 10 दिन पहले की तारीख उसने फाइनल की और उसने कहा कि ठीक है, वो सोनू से 20 अक्टूबर को शादी करेगा। दोनों घर वाले खुश, चलो अच्छी बात है। अब इसी शादी के सिलसिले में 28 साल की सोनू को शादी की शॉपिंग करनी थी। तो वो अपने मंगेतर यानी नवनिंदर के पास पटियाला पहुंच जाती है। घर वालों की इजाज़त थी। अब दोनों घूम घूम कर शादी करते हैं। 11 अक्टूबर को वो आती है। 11, 12 और 13 के दिन में लगातार वो शॉपिंग करती है, अपने घर वालों से उधर भटिंडा में बात भी करती रहती है। 3 दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 13 अक्टूबर की रात घर वाले जब फ़ोन करते हैं तो सोनू फ़ोन नहीं उठाती। वो परेशान होते हैं, ढूंढते रहते हैं, कि इंतज़ार करते हैं, फिर उन्हें लगता है बेटी बिज़ी होगी, तो थोड़े से वो हो जाते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे। बट 13 तारीख को फ़ोन उठता नहीं है। 14 अक्टूबर की सुबह भी सुबह फ़ोन करते हैं कि सोनू फ़ोन उठा ले, सोनू फ़ोन नहीं उठाती। अब वो परेशान होते हैं। इसके बाद वो नवनिंदर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सोनू मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है हम लोगों का, और वो कल शाम से ये अब ऐसा जनरली करती नहीं है, तो कहाँ है वो।
तब नवनिंदर बताता है कि एक्चुअली कल शाम यानी कि 13 अक्टूबर की शाम को एक छोटी सी बात पे हम दोनों का झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद सोनू गुस्से में घर से निकल गई, बोली मैं जा रही हूँ। और फिर मुझे भी लगा कि हमारा झगड़ा हुआ, चलो थोड़ी देर में शांत हो जाएगी, आ जाएगी, लेकिन जब वो नहीं आई तो मैं लगातार उसे ढूंढ रहा हूँ और जाने से पहले वो अपना फ़ोन यहीं छोड़ गई और उसका फ़ोन स्विच ऑफ है और मैं चारों तरफ ढूंढ रहा हूँ जितने अपने जानने वाले बाकी जगहों पे, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। ये सुन के सोनू के घर वाले परेशान हो उठते हैं। वो भटिंडा से पटियाला पहुँचते हैं। पटियाला आने के बाद नवनिंदर और उसके घर वालों से फिर पूछते हैं। नवनिंदर वही कहानी सुनाता है कि शाम को झगड़ा हुआ, उसके बाद वो अचानक घर से गुस्से से चली गई और उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन मैं हर तरफ ढूंढ रहा हूँ। घर वालों को लगा कि अब मामला ज़्यादा सीरियस हो गया है, तो उन्होंने नवनिंदर से कहा कि तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। उसने कहा मैं ढूंढ रहा था इधर उधर कि शायद लौट आया, गुस्सा शांत हो जाए, इसलिए अभी तक नहीं गया। लेकिन सोनू के घर वाले नहीं मानते हैं और वो आखिरकार पटियाला पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाते हैं और सारी कहानी बताते हैं। पुलिस, चूँकि इस केस में सबसे बड़ा विटनेस उसी का मंगेतर, नवनिंदर को बुलाकर पूछताछ करती है, उससे पूरी कहानी सुनती है। नवनिंदर वही कहानी रिपीट करता है, कहता है कि 13 तारीख की शाम को दोनों में झगड़ा हुआ, गुस्से में वो फ़ोन घर पे ही छोड़ गई और उसके बाद चली गई, उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं है। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी बात हुई, 7 दिन के बाद शादी है, मंगेतर हैं दोनों, छोटे मोटे ये जो बातचीत लड़ाई गुस्सा होता है वो तो ठीक है, लेकिन सीधे घर छोड़कर चली जाए ऐसी क्या बात हुई। नंबर 2, उसको गए हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गया और मंगेतर जो है पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखा रहा है, ये भी एक अजीब बात है। पुलिस को नवनिंदर पे कुछ शक होता है लेकिन सिर्फ शक, अभी तक कोई सबूत नहीं, क्योंकि दोनों परिवार से पता चला कि दोनों खुश थे। शादी की तारीख उसने बड़ी मुश्किल से 20 अक्टूबर फिक्स की थी, 1 हफ्ते बाद शादी थी, शादी की शॉपिंग हो रही थी, तो कोई वजह नहीं थी कि नवनिंदर कुछ ऐसा वैसा करेगा। लेकिन पुलिस हर शक को सीरियस लेती है, पुलिस का काम भी है, कहते हैं, शक करना। तो पुलिस ने इस शक के आधार पर, और तो कोई सबूत नहीं था, उसने नवनिंदर की ज़िंदगी में झांकने का फैसला किया। उसने पता किया नवनिंदर है कौन, क्या है। तो जब उसने नवनिंदर की ज़िंदगी में झांकने का फैसला किया तो एक अजीब सी खबर मिली पुलिस को। पता चला कि नवनिंदर, जिसकी 20 अक्टूबर को शादी होने जा रही है, सुखदीप नाम की एक महिला से ऑलरेडी इसकी शादी हो चुकी है और ये शादीशुदा है। अब जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस को लगा कि शायद सोनू के घर वालों को भी मालूम होगा कि शादी हो गई। और दूसरी चीज़ जो पता चली वो ये कि नवनिंदर की जो पत्नी थी सुखदीप, उसके 1 महीने पहले 19 सितंबर को ही मौत हो गई और हार्ट अटैक से मौत हुई। तो फिर पुलिस को लगा शायद उसकी मौत के बाद दूसरी शादी घर वाले तैयार होंगे और सोनू के परिवार को ही पता होगा। लेकिन ये भी था कि मौत 19 सितंबर को ही और दूसरी शादी 20 अक्टूबर को, यानी सीधे 1 महीने के फ़ौरन बाद। तो बात अटपटी लगी। पुलिस ने फिर सोनू के घर वालों से बात की, कहा कि ये क्या आप लोगों का अरेंज मैरिज है? तो उन्होंने बताया हाँ। तो उन्होंने कहा आपको पता है नवनिंदर शादीशुदा है? घर वालों के पैरे तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा है। अब उन्होंने सारे प्रूफ रख दिए। अब सोनू के घर वालों के मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके साथ ऐसा धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें तो ये बताया नहीं, कि हमें तो ये था कि ये कुंवारा है और उसके बाद उसी हिसाब से रिश्ता तय हुआ, लेकिन रिश्ते के बाद से ये लगातार शादी की तारीख टालता रहा और अब लग रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा था। अब जब ये बात पता चली कि पुलिस को एहसास हो गया कि नवनिंदर धोखा दे रहा था सोनू के घर वालों को, तो पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत आया कि शादीशुदा होते हुए सोनू और सोनू के घर वालों से छुपाकर उसने दूसरी शादी क्यों करने जा रहा था। पुलिस ने फैसला किया नवनिंदर को गिरफ्तार करने का, हिरासत में लेने का। नवनिंदर को हिरासत में लेती है पुलिस और फिर अदालत के ज़रिए उसकी कस्टडी लेती है। 6 दिन की कस्टडी मिल जाती है कोर्ट से, चूँकि सोनू गायब थी और सोनू का सुराग वही दे सकता था। कस्टडी में लेने के बाद अब पुलिस नवनिंदर से अपने तरीके से पूछताछ करती है। थोड़ी देर तक तो वो टिका रहता अपने पुराने बयान पर कि 13 की शाम को झगड़ा हुआ, फिर वो चली गई। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे फिर वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि पेशेवर क्रिमिनल था नहीं, टीचर था पेशे से। आदत नहीं थी उसे 3rd डिग्री और बाकी चीज़ें सहने की। वो टूट जाता है और फिर पुलिस के सामने कहानी सुनाता है। और पुलिस को न सिर्फ कहानी सुनाता है बल्कि वो कहता है कि चलिए मेरे साथ। पटियाला के अर्बन एस्टेट इलाके में उसकी कोठी थी। तो पुलिस से कहता है कि चलिए मैं आपको सोनू का पता बताता हूँ। पुलिस की एक टीम
नवनिंदर को साथ लेकर हिरासत से पटियाला के अर्बन स्टेट उस कोठी में पहुंचते हैं जहां पर नवनिंदर अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। कोठी में जाने के बाद वो अपने बेडरूम में पुलिस को ले जाता है। पुलिस बेडरूम में पहुंचती है। बेडरूम में जाने के बाद वो वहाँ पे टेबल और सोफ़ा सब पड़ा हुआ था। वो पुलिस से कहता है इन सबको हटाइए। हटाया जाता है। नीचे कारपेट कालीन बिछा हुआ था, उसको भी हटाया जाता है। जब वो हटता है तो दिखता है कि शायद अभी हाल में इसमें गड्ढा खोदा गया है। इसके बाद पुलिस अपने साथ लाए मज़दूरों के साथ खुदाई करती है। नवनिंदर की कोठी में उसके बेडरूम के अंदर फर्श के नीचे खुदाई के बाद सोनू मिल जाती है, लेकिन जिंदा नहीं, एक लाश की शक्ल में। पता चला कि 13 अक्टूबर की शाम को ही नवनिंदर ने सोनू का कत्ल कर दिया था। उन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, सोनू को वहाँ आने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे शक हो गया था कि नवनिंदर की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और इस बात से वो भड़क गई और इन दोनों में झगड़ा हुआ और नवनिंदर ने फिर उसको मारने का प्लान बनाया। अब वो सोचने लगा था कि कत्ल कैसे करना है, और ये बात बल्कि एक दिन पहले की थी। और एक कत्ल करने के लिए उसने अपने याददाश्त पे जोर डाला। उसे रास्ता मिल गया। फिर उसने कहा कि सोनू का कत्ल वो कैसे करेगा। उसने सोनू से ये कहा कि अगर तुम ऑक्सीजन अपने चेहरे पे और लेती हो एक्स्ट्रा तो चेहरा खिलने लगता है, और ऑक्सीजन आपको पता है सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है सारी चीज़ें। तो उसने सोनू को फिर तैयार किया। उसने कहा कि अगर तुम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारा चेहरा खिल उठेगा। सोनू को लगा कि ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे एक दो वर्जन है, और कि एक पुलिस का ये कहना है कि अभी ये साबित नहीं हो पाया कि सोनू को ये पता चल चुका था कि उसकी पहली शादी हो चुकी है नवनिंदर की। दूसरी, नवनिंदर उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, और यही वजह है कि उसके दबाव में उसने 20 अक्टूबर शादी की डेट तो रख दी, लेकिन 20 अक्टूबर को भी शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और इस शादी को अभी टालते रहना चाहता था। तो इस बात में पुलिस के पास अभी पुख्ता सबूत नहीं है कि चूँकि सोनू अब इस दुनिया में है नहीं कि उसे इसका की असलियत पता चल गई थी। लेकिन पुलिस का कहना है कि दूसरी थ्योरी ये थी कि जो उसने खुद बताया पुलिस में, चूँकि जिंदा है, कि मैं शादी करना नहीं चाहता था और शादी को टालना चाहता था। वो मेरे पीछे पड़ गई थी तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मुझे लगा इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, और इसीलिए उसने सोनू के कत्ल की प्लानिंग रची, साजिश रची। उसने सोनू से कहा कि तुम ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन इनहेल करो, इससे तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा। सोनू तैयार हो गई। इसके बाद वो मार्केट गया, उसने मास्क खरीदे ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन उसने देखा कि उस मास्क में कहीं ना कहीं कुछ कुछ होल हैं, सुराख है, तो उससे हवा पास भी हो सकती है, और उसे चाहिए था ऐसा मास्क जिससे वेंटिलेशन ना हो, हवा आए ना जाए। इसके बाद उसने दूसरा ये काम किया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर में, कोरोना काल में आपको पता है घर घर में सिलेंडर मिलता था, उसने ऑक्सीजन के सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भर दिया। नाइट्रोजन गैस भर के अपने घर में ले आया। सोनू को उसने कहा ऑक्सीजन इनहेल करो। उसने मास्क पहनाया, सोनू ने मास्क पहना, और वो ऑक्सीजन समझकर नाइट्रोजन गैस लेती रही। थोड़ी देर में सोनू बेहोश हो गई और फिर उसने दम तोड़ दिया। जब उसकी मौत हो गई उसके बाद उसने वहीं कमरे में ही अपने बेडरूम में गड्ढा खोदा फर्श पे, जहाँ पे टेबल और वो सारी रखे चीज़ें होती थी। टीवी को तेज़ चला दिया ताकि शोर गड्ढे की आवाज़ जो है वो टीवी की आवाज़ में दब जाए, और फिर गड्ढा खोदने के बाद इतनी जगह कि जिसमें सोनू को दफनाया जा सके उसने दफन कर दिया। ऊपर पत्थर वत्थर रख दिए, फिर उसके बाद कारपेट बिछाया, टेबल रखा, सब कुछ नीट एंड क्लीन कर दिया। घर के अंदर माँ बाप थे, उनकी मौजूदगी में सब कुछ हो गया। उसका ये था कि अगर कल लाश मिलती भी है तो ये ना पता चले कि कत्ल किया गया है नाइट्रोजन गैस से। तो खैर उसने पूरी अपनी कहानी सुनाई। अब जब ये कहानी पुलिस को पता चली कि इसने अपनी मंगेतर को मारने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया, तो फिर पुलिस ने जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की थी कि इसकी एक और पत्नी थी सुखबीर, जिसकी 19 सितंबर को मौत हो गई, तो फिर पुलिस ने कहा कि उस केस की भी जांच करते हैं। लोकल पुलिस से पता किया गया तो पता चला दिल का दौरा था। फिर सुखबीर के घर वालों से बातचीत की गई
उन्होंने कहा उसके बॉडी पे कोई मार, कोई ऐसा ज़ख्म, कोई चोट के निशान नहीं मिले थे जिससे हमें शक होता कि उसका कत्ल हुआ है। फिर नवनिंदर से पूछा गया कि अब तुम सच बताओ। तब उसने फिर दूसरा सच बताया। उसकी मंगेतर की लाश ने उसकी बीवी के कत्ल का सच उगलवा दिया। उसने कहा कि मैं दो तरफा इधर फंसा हुआ था, एक तरफ बीवी थी, दूसरी तरफ मंगेतर शादी के लिए फोर्स कर रही थी। समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो मुझे ये लगा कि अगर बीवी के रहते हुए दूसरी शादी करेंगे तो बीवी को पता चल जाएगा, भेद खुल जाएगा, तो उधर से भी जाऊंगा, इधर से भी जाऊंगा। तो सबसे पहले बीवी को रास्ते से हटाना था। उसने कहा कि नाइट्रोजन गैस का पहला इस्तेमाल उसने अपनी बीवी पर ही किया। नवनिंदर की पत्नी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, यानी नवनिंदर बाप बनने वाला था। सोचिए, उसके बावजूद उसने न सिर्फ अपनी पत्नी बल्कि अपने अजन्मे बच्चे का भी कोख में एक तरह से कत्ल कर दिया। नाइट्रोजन गैस लाकर उसने ये कहा अपनी बीवी से, जैसे मंगेतर से कहा था तुम्हारा चेहरा खिल उठेगा ऑक्सीजन के इस्तेमाल से, इस बार उसने कहा कि अपनी बीवी से कि अगर इसमें ऑक्सीजन लेते हैं तो बच्चे का सेहत इसमें बड़ा अच्छा होता है, पॉल्यूशन नहीं होता और ऑक्सीजन के ज़रिए बच्चा अच्छे से होता है। उसकी पत्नी को भी ये बात समझ में नहीं आई, पति पे भरोसा था, पति था, क्या सोचेगी कि पति कातिल है। तो उसने भी नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन के सिलेंडर में डाला और अपनी पत्नी को मास्क के ज़रिए वो गैस उस तक पहुंचा दिया, इनहेल कराया। अच्छा, जब उसे पता चला था कि मास्क जो बाहर में मिल रहा है उसमें से थोड़ी सी हवा इधर जा सकती है तो शायद गैस का उतना असर ना हो, उसने खुद मास्क तैयार किया प्लास्टिक का घर में बैठकर, और वो ऐसा मास्क जिससे हवा बाहर ना जा सके। और उसने इसी मास्क का इस्तेमाल अपनी बीवी से करवाया और अपनी मंगेतर को दिया। तो उसकी पत्नी ने भी ऑक्सीजन के धोखे में नाइट्रोजन गैस इनहेल किया और उसने भी दम तोड़ दिया। चूँकि गैस लेने के बाद वो बेहोश हुई, फिर दम तोड़ दिया, शरीर पर कोई ज़ख्म के चोट के कुछ निशान नहीं। सुबह इसने फिर अचानक हंगामा किया, सबको बताया कि अरे उठ नहीं रही है सुखबीर। फिर सबको उसने कहा कि वो दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक था। बॉडी देखकर भी यही लग रही थी कि कहीं पे कोई खराश नहीं, कोई खरोच नहीं। तो सबको यही लगा कि वाकई ये दिल का दौरा ही पड़ा था। और 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, कोई सोच भी नहीं सकता था पति कातिल निकलेगा। तो सुखदीप कौर को इसने मारा। तो नाइट्रोजन गैस से जो पहला कत्ल किया इसने अपनी पत्नी का, और दूसरा उसने किया अपनी मंगेतर का। अब यहाँ तक तो कहानी ठीक थी। अब पुलिस को इसके बाद और जब कुरेदा गया तो पता चला कि इसने अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये श्री गंगानगर गया था, और श्री गंगानगर में ही इसकी मुलाकात सोनू यानी छपिंदर पाल से हुई थी। फिर वहाँ इसने दोस्ती की, उसके बाद दोनों की सगाई हो गई। शादी हालांकि टालता रहा था, लेकिन इससे पहले इसने एक और शादी कर रखी थी। मतलब पहली बीवी सुखदीप कौर तो थी, साथ में एक एसटी नगर में इसकी एक दूसरी बीवी थी, और ये उसको अलग से किराए के मकान पे रखा करता था। तो मतलब ऑलरेडी 2 शादी कर चुका था। तीसरी मंगेतर थी जिसके साथ 20 अक्टूबर को शादी होनी थी। पहली बीवी का कत्ल कर दिया, तीसरी जो नंबर पे बीवी बनने वाली थी या मंगेतर, उसको भी मार डाला। दूसरी बीवी जो है मतलब वो अभी भी है। अब इसके सारे इस इकबाल जुर्म के बाद पुलिस भी हैरान कि एक शख्स सिर्फ शादियों के लिए क्या इस तरीके से कातिल बन सकता है। और कत्ल का जो तरीका उसने चुना, चुके पढ़ा लिखा टीचर, कि ऑक्सीजन सिलेंडर, अच्छा उसे ये पता था कोरोना के दौरान में ऑक्सीजन को लेकर लोगों की जागरूकता, लोगों की जानकारी, और ये भी पता था कि इस पॉल्यूशन में ऑक्सीजन। फिर उसने क्या किया था कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई फिल्में देखी। उसने ये भी पढ़ा था कहीं, जो पुलिस ने बताया कि माइकल जैक्सन ऑक्सीजन लिया करता था अपने आप को यंग रखने के लिए, फेस पे ग्लो के लिए, बाकी चीज़ें। और उसे ये भी पता था कि नाइट्रोजन गैस का असर क्या हो सकता है, और इसीलिए ऑक्सीजन के छोटे छोटे सिलेंडर में उसने नाइट्रोजन गैस भरवाया था। तो ये थी एक अजीब कहानी पटियाला की। कैसे कैसे लोग होते हैं, मतलब पत्नी के साथ 7 महीने का बच्चा कोख में, उसने उसके बारे में भी नहीं सोचा। वो चाहता तो सच बोल सकता था मंगेतर को, यही ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, 2 परिवार झगड़ा होता उसका कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है,
होने वाला है, लेकिन उन सारी चीज़ों को उसने लगा कि ये छुपा कर निकल लेगा, ऐसा हुआ नहीं, और इसी चक्कर में 2-2 कत्ल कर बैठा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।